पुस्तक 1 अध्याय 1। पति देर से घर आता है। प्यार हमेशा एक तरफा रहा है। यदि आप सड़क के बीच में जाना चुनते हैं तो कृपया सीधे जाएं, पीछे मुड़कर न देखें, वापस लौटने की उम्मीद न करें। कभी शुरू हुआ है क्योंकि यह सड़क सीधी चलती है और उस रास्ते पर अब तुम नहीं रहे और मैं अब मूल तुम नहीं रहा। शायद हम पूर्व निर्धारित हैं कि जहां से हमने शुरू किया था वहां वापस न लौट सकें। मैं रात के अंधेरे में दिन ब दिन इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूं, जिद करके ऐसे ही इंतजार कर रहा हूं। बैन सोनविला। यह लगभग शरद ऋतु का अंत है। भारी बारिश हो रही है जिससे मौसम ठंडा हो गया है। अंधेरी बारिश के बीच बड़ा शांत विला एक युवा लड़की की तरह लग रहा था जो चुपचाप खड़ी थी, केवल हल्की रोशनी बिखेर रही थी। फर्श से छत तक की खिड़की पर गिरती बारिश की हर बूंद ने लोगों की बेचैनी को और बढ़ा दिया। 12 बजे से ज्यादा हो गए लेकिन टू नियम को नींद नहीं आती। उसने केवल एक पतला नाइट गाउन पहना, नीचे भोजन कक्ष में चली गई और खुद के लिए पेय पी लिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसी समय उसकी दृष्टि में बिजली चमक उठी। उसका छोटा शरीर अचानक कांपने लगा। उसके लंबे घुंघराले बाल समुद्र के किनारे बह रहे थे, प्रत्याशा से भरे हुए थे, लेकिन कुछ तनाव भी दिखा। कुछ देर बाद लिविंग रूम में चाबी से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। निहीम को कभी इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के शानदार लंबे बालों वाले कालीन पर कदम रखते ही उसके छोटे जेड जैसे पैर जम गए। एक गुदगुदी उसके दिल में गहराई तक समा गई। दरवाजा खुला, जिससे दरवाजे के बाहर शरद ऋतु की बारिश की खुशबू कमरे में आ गई। निहीम पहले तो स्तब्ध रह गया, इसके बाद उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई। यह मैं वापस आ रहा हूँ, यह ले मिनहवो है। हवा उसके कोट के एक कोने से धीरे धीरे बह रही थी। उसने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शराब पी रखी थी, इसलिए 2 अधीनस्थों को उसकी मदद करनी पड़ी। उसका पूरा शरीर लंबा और मजबूत रात की हवा में लहरा रहा था। यह देखकर निहीम के पास कोट पहनने का समय नहीं था। वह जल्दी से ले मिनहवो को लिविंग रूम में ले जाने में मदद करने के लिए बाहर निकली, फिर शर्मिंदा होकर उसके कंधों को पकड़ लिया और एक तरफ खड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक आधी रात को इस तरह घर आएगा। शादी के दिन से ले मिनहवो पूरे 1 महीने के लिए गायब हो गई है। वह उसका कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पति है। फिर भी आज रात वह नशे में धुत होकर आ गया। मैडम, मुझे आपके आराम में खलल डालने के लिए खेद है। दोनों अधीनस्थों ने निहीम को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, ठीक है, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। निहीम ने स्वाभाविक लगने के लिए अपनी आवाज को दबाने की कोशिश की। वह अंधेरे में चुपचाप खिल रहे एक सुंदर फूल की तरह थी, कोमल और शांत। 2 अधीनस्थों के चले जाने के बाद लिविंग रूम का माहौल भी शांत हो गया। वर्तमान में विला में कोई नौकरानी नहीं है। केवल नियमित आधार पर काम करने वाली नौकरानी हर दिन सभी कमरों की सफाई करने के लिए आती है। ले मिनहवो का लंबा शरीर सोफे पर झुका हुआ है, यहाँ तक कि जब वह अपनी आंखें बंद करता है और भौहें सिकोड़ता है तो उसकी मर्दाना उपस्थिति दूसरों के लिए बस एक बार भूल जाना मुश्किल बना देती है। उसने बिना बटन लगाए केवल अपनी जैकेट पहनी थी, जिससे अंदर का गहरा सूट दिख रहा था। शर्ट और टाई भी गहरे रंग के थे, जो बड़पन, परिपक्वता और विनम्रता का मिश्रण थे। अजीब क्रिस्टल रोशनी के नीचे उसका चेहरा बेहद सुंदर था। उसके गर्वित, ठंडे होंठ गुप्त रूप से उसके मजबूत स्वभाव को प्रकट कर रहे थे। भले ही वह नशे में था, फिर भी वहां चुपचाप बैठने से एक महान मुद्रा बनती थी, जैसे कि वह 1000 मील दूर हो। निहीम को नशे में धुत लोगों से निपटने का बहुत अनुभव है।
क्योंकि उसका सौतेला पिता अक्सर नशे में रहता है। एक बच्ची के रूप में वह यह देखती थी कि उसकी माँ उसकी देखभाल कैसे करती है। एक पल के लिए सोचते हुए उसने रिमोट कंट्रोल लिया और छत पर लगे झूमर को समायोजित करके अंधेरा कर दिया, जिससे पूरे लिविंग रूम में हल्की रोशनी छा गई। वह मुड़ी और भोजन कक्ष में चली गई। 10 मिनट से भी कम समय में टू नियम ने तुरंत गर्म हैंगओवर चाय बनाना समाप्त कर दिया। चाय को लिविंग रूम में ले ही जा रहा था, अभी सोफे के करीब नहीं था। अंधेरे के बीच में एक धीमी आवाज आई, बहुत स्पष्ट लग रही थी जैसे कि बिल्कुल भी नशे में न हो। क्या समय हो गया है? आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे निहीम घबरा गई। उसकी कांपती उंगलियों ने लगभग पूरा चाय का कप तोड़ दिया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसे एहसास हुआ कि ले मिन्ह वो बोल रहा है। निहीम टिमटिमाती रोशनी के पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वह अपना माथा रगड़ने के लिए हाथ उठा रहा था। शायद क्योंकि उसने शराब पी रखी थी, इसलिए उसे सिरदर्द हो रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद बिना किसी का जवाब सुने आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर उसकी ओर कर दिया। पलक झपकते ही निहीम को ऐसा लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसकी पुतलियां खिड़की के बाहर के अंधेरे की तरह गहरी और शांति से उसे देख रही थी। जब वह नशे में होता था तो उसकी आंखों की पुतलियां अन्य लोगों की तरह न केवल सुस्त और अस्पष्ट होती थीं, बल्कि इसके विपरीत उसकी आंखें तेज हो जाती थीं, जिससे सामने वाला सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसने बस एक सेकंड के लिए देखा और जल्दी से नीचे झुक गई। निहीम की छाती तेजी से धड़क रही थी। जब उसकी दिल की धड़कन सामान्य हो गई तो उसके पास केवल शर्म का एहसास रह गया था। अंधेरे में, हालांकि उसने अब और देखने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आंखें उसे कभी नहीं छोड़ रही थी। वह उसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी शांति से अपने शिकार के उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो, दूसरों को पीड़ा देते समय चुप और उदासीन रहता हो। निहीम को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती फटने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन आंखों की गर्मी महसूस हो रही थी, जिससे अचानक उसका दम घुट रहा था। खिड़की के बाहर बिजली अचानक चमकी, जिससे शांत आकाश लगभग जगमगा उठा। ले मिन्हवू की गहरी आंखें बाहर बिजली की अचानक चमक से चौंक कर लड़की को देख रही थी। लड़की ने एक पतली काली नाइट गाउन पहनी हुई थी, जो उसकी चिकनी, बेदाग, चमकदार, लगभग संपूर्ण त्वचा को और निखार रही थी। निहीम तनावग्रस्त हो गई। उसने अपनी लार निगल ली। इस तरह की तीव्र निगाह ने उसके लिए बचना असंभव बना दिया। काफी देर बाद उसने अपने होंठ हल्के से काटे। इस घुटन भरी खामोशी को तोड़ने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन ले मिन्ह वो पहले बोला। उसकी आवाज अभी भी वही थी, गहरी और उदासीन। क्या समय हो गया है? उसने फिर से पूछा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर सोफे पर झुका लिया। जब टू नियम ने देखा कि वह अब उसकी ओर नहीं देख रहा है, तो उसने थोड़ा आराम किया, घड़ी की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, सुबह के लगभग 1 बज रहे हैं। बोलने के बाद वह फिर से हैंगओवर चाय का कप लेकर उसके पास आई। इसे पी लो, कम से कम कल सुबह तुम्हें सिरदर्द नहीं होगा। उसने उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। झूमर की मंद, शानदार रोशनी के नीचे उसकी छाती थोड़ी हिल गई। क्या इस व्यक्ति को सेवा करने की आदत है? जाहिर है, वह सिर्फ हाथ उठाकर समय बता सकता था, लेकिन उससे पूछना अभी भी अजीब था। ले मिन्हवू ने हिलने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। निहीम हमेशा उसके बगल में खड़ा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। आखिरकार वह बोला।
उसकी उदासी देखकर उसे पता चल गया कि वह शराब पीने के बाद थक गया है। विनम्र और अपरिचित शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। रोशनी के नीचे उसके गालों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंत में वह फिर भी धीरे से उसके बगल में बैठी रही। यह दूसरी बार था जब वह उसके इतने करीब थी, इतनी करीब कि वह उसकी सांसों को सूंघ सकती थी। उसकी सांसों से एम्बर की सुगंध आ रही थी, लकड़ी की गंध की तरह हल्की। हालांकि एम्बर का उपयोग अक्सर पुरुषों के लिए इत्र के रूप में किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से जानती है कि यह ले मिनहवू की प्राकृतिक गंध है, पानी की तरह हल्की। इसे महसूस करने के लिए आपको इसे ध्यान से सूंघना होगा। यह अभी तक परिपक्व आदमी की गंध है, विनम्र। साथ ही वह उस पर शराब की गंध भी महसूस कर सकती थी। हालांकि शराब की सुगंधित खुशबू उसकी अनोखी एम्बर खुशबू के साथ मिश्रित थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से जान सकती थी कि वह आज रात जो शराब पी रहा था वह लुई की रेड वाइन थी। इस प्रकार की शराब, जो विशेष रूप से केवल सरकारी अधिकारियों के भोज के लिए प्रदान की जाती है, दुर्लभ और महंगी है, इसलिए इसे बाजार से खरीदना मूल रूप से असंभव है। पुस्तक 1 अध्याय 2। आप मुझे क्या कहते हैं? नियम तुरंत अपने कमरे में वापस जा सकती थी, लेकिन वह नहीं गई। उसे असहज देखकर वह भी इसे सहन नहीं कर सकी। हालांकि वह हैंगओवर चाय नहीं पीना चाहता था, कम से कम वह पूरी रात सोफे पर नहीं बैठ सकता था। उसने धीरे से आह भरी, अपना आपा खो दिया और बोली, देवर जी, मैं आपकी मदद कैसे करूं? आपने मुझे क्या कहा? उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना ले मिनहवू ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इस बार उसे देखने वाली उसकी आंखें अब निरीक्षण और मूल्यांकन नहीं कर रही थी। उसकी आंखें अब गंभीरता से उससे प्रश्न करती प्रतीत हो रही थी। हालांकि उसने अपना स्वर ऊंचा नहीं किया, फिर भी यह पहले जैसा ही धीमा था, लेकिन जिस तरह से उसने इस समय ध्यान से देखा, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह परोक्ष रूप से उसे अधिकार और आदेश दे रहा हो। निहीन ने तुरंत अपने शब्दों को सुधारा, क्षमा करें, मिनहवू। उसकी तेज निगाहें उसके शर्मिंदा चेहरे पर गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दूसरी ओर देखा। मुझे हैंगओवर वाली चाय दो। उसने उसे चाय का कप दिया। उसने उसे लिया, पूरी पी ली, फिर थोड़ा आगे की ओर झुका और खाली कप मेज पर रख दिया। इस मनमानी हरकत से उसे एक अलग गंध महसूस हुई, जो मूल रूप से उसकी नहीं थी। महिलाओं के परफ्यूम की खुशबू। यदि उसने सही अनुमान लगाया, तो यह परफ्यूम ट्राम लुआन है, जो इस साल के YVSA ब्रांड के नवीनतम संग्रह का हिस्सा है। शीर्ष नोट बकाइन, धनिया और ग्रास ऑरेंज ब्लॉसम है, मध्य नोट गुलाबी है और आधार नोट चंदन और लोहबान है। यह इत्र एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय महिला का प्रतिनिधित्व करता है, जो देर रात को आती है, वर्जनाएं और प्रलोभन लाती है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी सुगंध अभी भी चारों ओर फैली हुई है, जिससे पुरुषों को आराम और आकर्षण महसूस होता है। यह प्रतीत होता है कि अस्तित्वहीन गंध ले मिनहवू की शर्ट के कॉलर के चारों ओर टेंजेरीन, फिर नियम की नाक में उड़ती हुई। पलक झपकते ही उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई सीधे उसके दिल में सुई घोंप रहा हो। वह नहीं जानती थी कि महिला ने इस इत्र का उपयोग कैसे किया, लेकिन वह एक बात जानती थी कि महिला ने पूरी रात अपने पति के साथ बिताई थी। पतली उंगलियां अनजाने में भिंच गई थी, नाखून लगभग मेरे हाथ की हथेली में जड़े हुए थे। इत्र की गंध जो अभी अभी मेरे फेफड़ों में गई थी, उसकी जगह दर्द की अभूतपूर्व अनुभूति ने ले ली। क्या उसे शांत रहना चाहिए और दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं? निःसंदेह ऐसा ही होना चाहिए। बाहरी लोगों के लिए यह शादी एक अनोखी चीज है। दुर्भाग्य से उसकी नज़र में यह सिर्फ एक बचकाना मजाक है, भले ही वह किसी बात पर बहस करना चाहती हो।
क्या उसे इसकी परवाह है? अब तक वह हमेशा उससे प्यार करती रही है, लेकिन ज्यादातर समय यह सिर्फ उसके बारे में होता है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है और वह भी इससे कोई लेना देना नहीं चाहता है। ले मिन्हवू को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। शायद वह कम नशे में था, इसलिए उसे खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। यह देखकर निहीम भी चिंतित हो गई और वह तुरंत खड़ी हो गई और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। उसे डर था कि वह अपना संतुलन खो देगी और गिर जाएगी। उसकी पहल से ले मिन्हवू को निराशा नहीं हुई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और लड़खड़ाता हुआ चला गया। वास्तव में वह बहुत लंबा था, कम से कम 187 सेमी। निहीम ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह सीधे उसे गले लगा रहा हो। वह केवल उसकी छाती जितनी लंबी थी। उसकी छाती एक ठोस चट्टान की तरह मजबूत थी। वह केवल अपना सिर उठा सकती थी और उसके लंबे शरीर को सहारा देने की पूरी कोशिश कर सकती थी। सौभाग्य से वह इतना नशे में नहीं था कि बेहोश हो जाए, अन्यथा वह मदद के लिए मेडिकल स्टाफ को बुलाने के बारे में सोचती। सांस लेने में कठिनाई होने पर उसने उसे दूसरी मंजिल पर अपने शयन कक्ष तक ले जाने में भी मदद की। इससे पहले कि निहीम रोशनी जला सके, उसे लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। इससे पहले कि वह जाने देती, वह और ले मिन्हवू बड़े आरामदायक बिस्तर पर एक साथ लड़खड़ा गए। पुस्तक 1 अध्याय 3। देर रात शर्मिंदगी। क्योंकि वह नशे में था, ले मिन्हवू खड़ा नहीं हो सका। उसके शरीर का सारा वजन 2 नियम पर केंद्रित था। पलक झपकते ही वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर भारी था और उसकी सांसें एम्बर की गंध के साथ मिश्रित हल्की शराब की गंध से भरी हुई थी, और निश्चित रूप से वहां भी थी। शायद ऐसा नहीं है कि वह महिलाओं के परफ्यूम की महक को भूलने की कोशिश कर रही है। उस आदमी की सांसें उसके कान में चली गईं। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कभी भी उसके इतनी करीब नहीं रही थी, यहाँ तक कि अपनी शादी की रात पर भी नहीं। ऊपर वाले व्यक्ति की सांस ने निहीम के मन को भयभीत कर दिया। उसने घबराहट में अपना चेहरा अंधेरे की ओर झुकाया। दालान से आने वाली रोशनी ने ले मिन्हवू के चेहरे के एक तरफ की रूपरेखा, उसकी नाक के ऊंचे पुल को बहुत स्पष्ट रूप से रोशन कर दिया। सीधा और सुंदर, मानो तराशा हुआ हो। निहीम उसे दूर धकेलना भूल गई। हालांकि वह बेहद शर्मीली थी, लेकिन वह उसकी शक्ल से मोहित हो गई थी। सुंदर आंखें एकटक उसके चेहरे की ओर देखने लगी। अपने मन में वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे पहली बार याद आया जब वह उससे मिली थी। कुछ महीने पहले सीईओ ने उसे दस्तावेज की मंजूरी मांगने के लिए एक सरकारी एजेंसी के पास भेजा था। सीधे तौर पर प्रभारी व्यक्ति ले मिन्हवू था। केवल उसकी सहमति और हस्ताक्षर के साथ ही दस्तावेज प्रभावी होगा। निहीम उस एहसास को कभी नहीं भूल पाएगी जब उसने उसे पहली बार देखा था और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उस दिन उन्होंने एक सरकारी बैठक की अध्यक्षता की थी। लोगों के समूह में वह अपनी मजबूत काया के साथ अलग दिखता था। उस समय उन्होंने अपनी बनियान को अपनी कोहनी पर लटकाया और पीछे चल रहे कुछ अधिकारियों को संबंधित कार्यों के निर्देश देते हुए वापस कार्यालय की ओर चल दिए। उसे देखने के बाद उसने उसे कार्यालय में आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ उठाया। शुरू से अंत तक उनकी आंखें कभी भी विचलित नहीं थी, हमेशा स्थिर और स्थिर थी, और उनकी आवाज गर्म और सुनने में आसान थी। दरअसल उसका कई सरकारी अधिकारियों से संपर्क रहा है। अगर वह बियर बेलेड व्यक्ति नहीं है, तो वह एक वासनापूर्ण व्यक्ति भी है, लेकिन ले मिन्हवू ऐसा नहीं है। वह संसद में सबसे युवा और सबसे होनहार कांग्रेसी है। सरकारी अधिकारियों के विपरीत
जो नौकरशाही लहजे का उपयोग करना पसंद करते हैं। भले ही ले मिनहवू बस वहां बैठकर सुनते हैं, उनका शरीर कोई रवैया नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी राजसी और शक्तिशाली है, जिससे अन्य लोग उनकी राय और विचारों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शायद आप चावल का यह कटोरा खाने के लिए पैदा हुए थे। भगवान ने आपको एक नेता बनने के लिए पैदा होने के लिए पूर्व निर्धारित किया था। निहीम का दिल पलक झपकते ही पिघल गया, लेकिन आधे घंटे बाद वह तेजी से खाई में गिर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जैविक बहन कार्यालय में आएगी, धीरे से मुस्कुराएगी, फिर उसकी कोहनी को आत्मीयता से गले लगाएगी और परिचय देगी। नियम के लिए, यह मिस्टर राइट है जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हैं। आपको उसे फोन करना होगा। साला, उस दिन नियम लगभग जंगल में भाग गया। उस महीने वह बमुश्किल वसंत की गर्मी महसूस कर सकी। ऊपर लेटा हुआ आदमी हिल गया, ऐसा लग रहा था कि वह ध्यान दे रही है। उसने बिना पलक झपकाए अपना सिर थोड़ा घुमाया। शराब की हल्की गंध और उसकी गर्म सांसें उसकी आंखों में फैल गईं। खुजली की भावना नहीम को वास्तविकता में वापस खींच लिया। जब उनकी चार आंखें एक दूसरे की ओर देखने लगीं, तो उसने घबराकर अपनी लार निगल ली। उसका छोटा, सुंदर शरीर अचानक सहज रूप से हिलने लगा। हिलना मत, ले मिनहवू की आवाज कर्कश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ रोक रहा था। वह डर गई थी, अब और हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस उसे देखने के लिए अपनी पानी भरी आंखें खोल दी। उसके गाल उसके गालों के बहुत करीब थे, इतने करीब कि वह उसकी छाती का तापमान और कठोरता स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, इतने करीब कि वह उसकी सांसें ले सकती थी। उसका छोटा सा शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने उससे शादी की, वह उसका पति था, लेकिन शादी की रात, नशे में होने के अलावा उसने कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की। आज की रात वह नहीं थी जो वह चाहता था। उसकी सांसें खराब होने लगी। अगले ही पल उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसका शरीर लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे सीधे बाथरूम में चला गया। उसकी हरकतों से उसे खुद पर बहुत अफसोस हुआ। निहीम ने अपने होंठ काटे और खड़ी हो गई। उसके लंबे घुंघराले बाल धीरे से उसकी पीठ पर गिर रहे थे। जीजाजी, आह, मिनहवू, अपने आप को अनाड़ी होने के लिए दोषी ठहराते हुए उसने तुरंत उसे संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया और धीरे से उसका नाम पुकारा। ले मिनहवू ने उसकी ओर देखा तो निहीम ने गहरी सांस ली, अपने भारी दिल को दबाया और फुसफुसाया, पहले मैं आपके लिए नहाने का पानी तैयार कर दूं। कृपया एक क्षण रुकें। ले मिनहवू ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, वह उसके पास से चली गई। मंद प्रकाश में दिखने वाली उसकी आकृति और भी अधिक सौम्य एवं शांत हो गई। प्रत्येक नाजुक वक्र एक सुंदर पेंटिंग की तरह है। उसके शरीर की हल्की गंध ने उसके शरीर में परिचित शुष्क और गर्म हवा को ऊपर उठा दिया। उसकी सुंदर भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। वह अच्छी तरह समझ गया कि यह भावना किसका प्रतीक है। जैसे ही वह बाथरूम में प्रवेश करने वाली थी, एक गहरी आवाज आई, आज रात मैं लिविंग रूम में सोऊंगी। निहीम की पीठ क्षण भर के लिए सख्त हो गई। उसने अपना सिर पीछे नहीं किया। एक सेकंड के बाद उसने धीरे से कहा, हाँ। वह आकृति बाथरूम में गायब हो गई और एक क्षण बाद बहते पानी की आवाज बाहर फैल गई। थोड़ा सिरदर्द महसूस करते हुए ले मिनहवू सोफे पर जाकर बैठ गया। इस बिंदु पर उसने कमरे के चारों ओर नजर डाली, वह स्थान जिसे विवाह कक्ष कहा जाता था। सब कुछ उसकी पसंद के आधार पर डिजाइन किया गया है, यहाँ तक कि कंबल और बेडशीट भी गहरे रंग के हैं। हवा में नीम की खुशबू अभी भी बहुत हल्की और फीकी लग रही थी, न कि इत्र की खुशबू जो आम तौर पर उसे घेरे रहती थी। यह खुशबू एक प्राकृतिक खुशबू की तरह है। उसे नहीं पता था कि वह खुशबू क्या थी।
उसे बस यह महसूस हुआ कि वह खुशबू बहुत शुद्ध और सुखद थी। उसने बाथरूम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें विचारपूर्ण थी। 1 और महीना बीत गया। दिसंबर में सर्दी होती है, लेकिन सौभाग्य से इस शहर में हर दिन हवा धीरे धीरे चलती है, इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो बहुत ठंड नहीं होती है। सड़क के दोनों किनारों पर लगे फ्रांसीसी गूलर के पेड़ लंबे समय से मुरझाए हुए हैं। सर्दियों का सूरज उज्ज्वल है, सूखे पीले पत्तों को रोशन कर रहा है। सबसे खूबसूरत मौसम वह होता है जब पत्तियां झड़ जाती हैं। उस समय जमीन पर हर जगह चमकीले पीले रंग से भर गया था और सड़क का दृश्य और भी सुंदर हो गया था। हर दिन शहर में हलचल और व्यस्तता रहती है, चाहे वसंत, गर्मी, शरद ऋतु या सर्दी हो, चाहे ठंड या गर्मी हो, लोग आते हैं और समृद्धि लेकर जाते हैं, शहर को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। निहीम ने खिड़की के बाहर से गुजर रहे ट्रैफिक को देखकर मुंह फेर लिया और वापस लौट आया, जैसे ही एनटीयू डोआ ने कॉफी खरीदकर उसे लाया। सामने वाली सीट पर बैठने के बाद उसने पैर पटकते हुए शर्म से कहा, नियम को, मुझे कुछ पता चला। लोग अक्सर कहते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद ही एक लड़की को समय बीतने का एहसास हो सकता है। हाय 23, मैं पूरी सुबह 2 शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ। मैं इसे जल्दी कैसे खत्म कर सकता हूँ? एनटीयू डोआ 11 वर्षों से निहीम का सबसे अच्छा दोस्त है। स्कूल से लेकर काम तक उन दोनों के बीच एक दूसरे को बताए बिना कभी कुछ नहीं हुआ। ये दोनों सच में एक दूसरे के हमसफर हैं। एनटीयू डोआ का जन्म ताइपे में हुआ था, लेकिन छोटी उम्र से ही वह अपने माता पिता के साथ इस शहर में रहने लगी। वह चिकित्सा पद्धति की परंपरा वाले परिवार से आती हैं। उनके माता पिता दोनों शक्तिशाली सर्जन हैं। यही कारण है कि उन्हें उच्च वेतन के साथ यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित किया जा सका। दरअसल एनटीयू डोआ को मेडिकल करियर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वह छोटी उम्र से ही अपने माता पिता को छुरी पकड़े हुए देखने की आदी थी। लेकिन वह न चाहते हुए भी उनकी व्यवस्था नहीं बदल सकती थी। एनटीयू डोआ ने शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में आपातकालीन विभाग के डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि वह आम तौर पर बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन जब उसके पास खाली समय होता है तो वह निहीम को बाहर घूमने, खाने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी टू नियम और उसके बीच अभी भी अंतर है। निहीम एक चिकित्सा प्रमुख नहीं, बल्कि एक चीनी भाषा प्रमुख है। हर बार जब वह एनटीयू डोआ के साथ घूमने जाती है तो निहीम शायद ही कभी कपड़े खरीदती है, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। हालांकि निहीम के पिता को दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक माना जा सकता है। जब वह बहुत छोटी थी तो उसके तीसरे बच्चे ने उसके खुशहाल परिवार को नष्ट कर दिया था। उसके पिता ने वही गलती की जो अक्सर अमीर आदमी करते हैं। बाहर अफेयर होने के कारण उसकी मां बहुत नाराज हो गई थी, इसलिए उसने तलाक ले लिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उसकी बड़ी बहन अपने पिता का अनुसरण करती थी और वह, क्योंकि वह छोटी थी, अपनी मां का अनुसरण करती थी। टीयू टैम का तात्पर्य उन लोगों से है जो अक्सर दूसरों को परेशान करते हैं और उनकी खुशियों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद उसके पिता ने टीयू टैम से शादी कर ली। इसके बाद उनकी मां ने भी किसी और से शादी कर ली। पुस्तक 1 अध्याय 4 समाचार। नियम के जटिल पारिवारिक मामलों के संबंध में एनटीयू डोआ वह व्यक्ति है जो सबसे अधिक जानता है। इसलिए अब तक उसने कभी भी टू निहीम के सामने अमीर होने का दावा नहीं किया है। वह इस दोस्ती की बहुत सराहना करती है। वह अक्सर निहीम से कहती थी कि भविष्य में अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उसे उसकी दादी से मिलने के लिए ताइपे वापस ले जाएगी।
दादी आज एनटीयू डोआ की एकमात्र चिंता है। एनटीयू डोआ की शिकायत सुनकर नहीं मुस्कुराया। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहूँ? जब आप टहलने जा रहे हों, तो आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप किसके साथ जा रहे हैं। अगर आज आप यंग मास्टर हान के साथ जाएं, तो कोई बोर नहीं होगा, सही? नियम को तुमने इस तरह बात करना कब सीखा? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त हूँ। लेकिन अब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? हान में क्या कमी है? वह और मैं एक दूसरे के साथ क्या मामला है? एक टीयू दोआ ने तिरस्कारपूर्ण दिखने का नाटक करते हुए चंचलतापूर्वक मुंह बनाया। लोग अक्सर कहते हैं, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल उसके बचपन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। यह बात पूरी तरह सच है। बचपन से ही एनटीयू डोआ ने एक लापरवाह जीवन जिया है। साथ ही वह एक आदर्श परिवार में पली बढ़ी है, इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत मिलनसार है। वह कुछ भी कह देगी और उसके दिल में दुख, खुशी और गुस्सा स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। चेहरे की अभिव्यक्ति। निहीम अक्सर कहती है कि उसका चेहरा मौसम का पूर्वानुमान है, लेकिन निहीम इसके विपरीत है। अपने परिवार के कारण वह बहुत अंतर्मुखी जीवन जीती है। उनका व्यक्तित्व शांत और सौम्य है। वह हर बात को ध्यान में रखती हैं, चाहे खुशी हो या दुख। दूसरों का सामना करते समय उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती है। निहीम की मुस्कान हमेशा ऐसी ही होती है। एनटीयू दोआ जानता है कि टू नियम अब तक कभी भी वास्तव में खुश नहीं रहा है। जब भी वह अपने दोस्त को देखती है, एनटीयू डोआ का दिल टूट जाता है। निहीम के पास वयस्कता की सुनहरी कुंजी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने उसे एक सामान्य परिवार में ला दिया, जो इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी निहीम का स्वभाव हमेशा एक महान है, कुछ ऐसा जिसके साथ वह पैदा हुआ था, और इस स्वभाव की नकल कोई भी नहीं कर सकता है। एनटीयू दोआ की बातें सुनने के बाद निहीम ने कुछ और नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाया और धीरे से कप में कॉफी हिलाई। लंबी झुकी हुई पलकें उसकी आंखों के अकेलेपन और खालीपन को ढक रही थी। हाँ, समय सचमुच तेजी से बीत जाता है। पलक झपकते ही उसकी शादी को 2 महीने हो गए थे। यह सोचकर नियम फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वह और ले मिन्हवु केवल 2 बार ही मिले थे। शादी की रात के अलावा दूसरी बार वह शराब पीकर घर चला गया। उस रात वह लिविंग रूम में सोया। अगले दिन जब वह उठी तो उसे एहसास हुआ कि वह विशाल विला में अकेली थी। एक और महीना बीत गया। वह जानती थी कि वह चुनाव में व्यस्त था। फिर उसने अखबार में उसके बारे में बुरी अफवाहें पढ़ी। उस दिन के बाद से उन्होंने राजनेताओं से संबंधित अखबार या पत्रिकाएं पढ़ना तो दूर, खबरें भी नहीं देखीं। एक टीयू डोआ ने देखा कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, कुछ देर तक उसे देखा और तो निहीम की अनामिका पर बड़ी हीरे की अंगूठी से आकर्षित हो गई। अपनी सहेली का हाथ खींचते हुए एनटीयू दोआ ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहा, हे भगवान, निहीम को एक कबूतर के अंडे की अंगूठी भी। ले परिवार बहुत उदार है ना? क्या आप इसे सड़क पर पहनेंगे? क्या तुम्हें लूटे जाने का डर है? निहीम ने अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया, जिसे ले मिन्हवु ने खुद शादी में पहना था। भगवान ही जानता है कि वह इसे उतारना कितना सहन नहीं कर सकी। भले ही यह एक भव्य और महंगी हीरे की अंगूठी न हो, भले ही यह सिर्फ एक खिलौना घास की अंगूठी हो, बेकार। जब तक यह उसके द्वारा पहना जाता था, वह इसे कभी नहीं उतारती थी। उसे इस तरह देखकर एनटीयू डोआ ने आह भरी, उसका हाथ छोड़ दिया और चिंता से पूछा, नियम, तुमने अभी भी मुझे अचानक शादी करने का कारण नहीं बताया है।
दरअसल एनटीयू डोआ शादी के बाद टू नियम की जिंदगी को लेकर हमेशा काफी चिंतित रहती थी। उसने यह भी सुना कि ले मिन्हवू एक सुनहरे, धनी एकल व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था, तो नियम उसे कब से जानता था। नीम ने यह सुना और अपना सिर उठाया। इस बार उसके होठों पर मुस्कान खुशी से भरी थी। टीयू दोआ, मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। उससे प्यार करो? आप और वह कब से एक दूसरे को यह कहने के लिए जानते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं? नियम के लिए, आप। एनटीयू दोआ ने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था जब टीवी पर समाचार ने उन्हें बाधित किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बार फिर पूर्व अर्थशास्त्र मंत्री जियानी से पूछताछ का प्रस्ताव रखा गया। नेशनल असेंबली को दिसंबर में कई विषयों पर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है। 9वीं बैठक उसी महीने के 24वें दिन होगी। शांतिपूर्ण रात के रूप में दिन खबर है कि पूरी नेशनल असेंबली ने पहले ही एक नई संसदीय चुनावी लड़ाई शुरू कर दी है। व्यापक जनमत यह है कि इस संसदीय चुनाव में मुख्य मुकाबला नई लोकतांत्रिक पार्टी और पूर्व अर्थशास्त्र मंत्री जियानी से होगा, पारंपरिक रूढ़िवादी पार्टी। चुनाव से संबंधित समाचारों के संबंध में हम और अधिक अपडेट करना जारी रखेंगे। पुस्तक 1 अध्याय 5 अजीब संख्याएं। जब नियम का फोन बजा, एनटीयू डोआ चौड़ी आंखों से टीवी देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का कप हवा में रुक गया। यह संख्याओं की एक अजीब श्रृंखला है। पलक झपकते ही फोन स्थानांतरित हो गया। एक परिचित आवाज जो इससे अधिक परिचित नहीं हो सकती थी, लाइन के दूसरे छोर से टू नियम की ओर आई। गहरी आवाज चट्टानों के ढेर की तरह थी, जो उसके दिल पर दबाव डाल रही थी। भले ही वे फोन से अलग हो गए थे, फिर भी वह उसके शब्दों में अधिकार महसूस कर सकती थी। भले ही उसका स्वर हमेशा पानी की तरह हल्का था, बिना किसी लहर के। मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है। हाँ, नीम ने टीवी स्क्रीन पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाते हुए धीरे से उत्तर दिया। टीवी पर मौजूद व्यक्ति इस कॉल का स्वामी बन गया। यह तस्वीर एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने की उनकी मीडिया समाचार तस्वीर है। तस्वीरों में उसकी आंखें हमेशा उसी तरह केंद्रित थीं, जैसे पहली बार जब वह उससे मिली थी। इस क्षण ने नियम को ऐसा महसूस कराया जैसे यह एक पीढ़ी का अंतर है। वह नहीं जानती थी कि वह अचानक उसे अपने ठिकाने के बारे में क्यों बताना चाहता था। वह 1 महीने के लिए चला गया था। क्या आपके पास प्रोम पोशाक है? एक और फोन कॉल ने फिर पूछा। आवाज सम और कोमल थी। नीम को अचानक एहसास हुआ कि वह उसे पार्टी में ले जाना चाहता था। नहीं, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। कहीं और फोन एक पल के लिए शांत था। जब टू नियम ने उससे पूछना चाहा कि क्या उसे अब एक ड्रेस खरीदने जाना है, तो गहरी आवाज फिर से सुनाई दी, अभी भी पहले की तरह शांत। कहाँ? क्या आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं? यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से शब्दों को सहेजना पसंद करता है। अपना वर्तमान स्थान बताने के बाद ले मिन्हवू ने फोन के दूसरे छोर पर धीमी आवाज में आदेश दिया, 20 मिनट में कैफे के दरवाजे पर पहुंचें। हाँ, नीम को नहीं पता था कि यह वही है जो उसे लेने आया था या नहीं, इसलिए उसने नहीं पूछा और फोन रख दिया। कॉल इतिहास को देखते हुए नीम को अब एहसास हुआ कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। उसके सीने पर उसका छोटा सा हाथ। संदेश। एक पल के लिए शांत होने के बाद उसने दूर के नंबर को देखा। यह एक पल के लिए अजीब था। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर मिन्हवू शब्द दर्ज किया, लेकिन लगा कि यह उचित नहीं था, इसलिए मैंने चुपचाप इसे पति शब्दों में बदल दिया। इसके बारे में सोचना थोड़ा अजीब है। उसका पति जो आज तक उसका फोन नंबर नहीं जानता था। ये सब करने के बाद
नीहिम ने अपना सिर उठाया और एनटीयू डोआ की आंखों को भ्रमित तरीके से देखते हुए कहा, नियम को, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, बंदर का गधा? एनटीयू डोआ। नीहिम स्तब्ध रह गया, उसे अनिच्छा से देखते हुए। उसका स्वर शिक्षाप्रद होने का दिखावा करता है। आप एक लड़की हैं, क्या आप विनम्र शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, विनम्रता ही विनम्रता है। तो अब क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि फोन किसका आ रहा है? जैसे ही आप इसे सुनते हैं, आपका चेहरा बंदर के नरम, मनमोहक बट की तरह लाल हो जाता है। एक टीयू डोआ बहुत अजीब तरह से हंसा और उछल पड़ा। पहले कौन आया था? ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। क्या यह वह नहीं है? नीहिम ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कॉफी पीना जारी रखा। एनटीयू डोआ का व्यक्तित्व कभी कभी थोड़ा बहुत बातूनी होता है, जिसे देखकर मुझे और भी उत्सुकता हुई। नियम के लिए यह कुछ है क्या? ले मिन्ह वो वास्तव में विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? हो सकता है। हो सकता है। क्या आप वास्तव में उसकी पत्नी हैं? क्या संभव है? एनटीयू डोआ स्पष्ट रूप से नीहिम के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। मुंह बनाते हुए और आधे सेकंड से भी कम समय में उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं। अचानक उसने नीहिम का हाथ पकड़ लिया और कहा उत्साह से, हे भगवान, यह विदेशी आर्थिक संबंधों के मंत्री हैं। क्या आप जानते हैं कि एन के बारे में उत्साहित होने का क्या मतलब है? टीयू डोआ बिल्कुल भी संक्रामक नहीं लगता है। नीहिम ने चुपचाप इन टीयू डोआ की ओर देखा। उसने लापरवाही से कहा, विदेश आर्थिक संबंध मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए नीतियां निर्धारित करने का अधिकार है। बाजार में कंपनियों और निगमों के लिए वे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो प्रबंधन नीतियों और रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। यह वह ज्ञान है जो हमने स्कूल में सीखा था। बेशक मुझे पता था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मंत्री की पत्नी बनने वाली थी। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, यही अर्थशास्त्र है। यदि ले मिन्ह वो इस बार सफलतापूर्वक चुनाव लड़ते हैं, तो वह पूर्व आर्थिक मंत्री जियानी की जगह लेंगे। इसका मतलब है कि वह वैश्विक वित्तीय बाजार में तहलका मचा सकता है। क्या यह भयानक नहीं है? एक टीयू डोआ ने अपनी छाती थपथपाई और अतिरंजित तरीके से बोला। पुस्तक 1 अध्याय 6। अपनी आंखों से देखकर नियम ने शांति से एनटीयू डोआ की ओर देखा जो बेहद उत्साहित थी। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसकी गोरी त्वचा और भी चमकदार हो गई थी। उसके सुंदर लाल होंठ थोड़ा मुड़े हुए थे और धीरे से मुस्कुरा रहे थे। आपका रवैया स्पष्ट रूप से उदासीन है। एनटीयू डोआ ने अपनी ठुड्डी हाथ में लेकर उसकी ओर देखा। नियम के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। चूंकि ले मिन्ह वो आपका आदमी है, तो आपका व्यवसाय भी मेरा व्यवसाय है। यहाँ एक टीयू डोआ सब कुछ जुटाएगा। पता है उसके लिए वोट किया है। बोलना समाप्त करने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर झुकाया और कहा, नियम से, आपने कहा था कि चुनाव में भाग लेने वाले सांसदों के पीछे वित्तीय निगम हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। मैंने सुना है कि जियानी उनके पीछे आए थे। आप जानते हैं कि मेरे एक चाचा वकील हैं और वह डॉक्टर के पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। नीहिम को सुनने के बाद उसके दिल में कमोबेश बेचैनी महसूस हुई। उसने पीने के लिए कॉफी का थोड़ा ठंडा कप उठाया। उसके पेट में दर्द हो रहा था। ठीक है, क्या इतनी महंगी कॉफी तुम्हारे स्वाद के अनुरूप नहीं है? जल्दी से पी लो। एनटीयू डोआ ने मुस्कुराते हुए कॉफी पी। वास्तव में मुझे यह बिल्ली के मल वाली कॉफी पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसकी तुलना में मुझे लैम सोन पीना अधिक पसंद है। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है, तो मैं खुद को पीट पीट कर मार डालो। मत पीना, यह एनटीयू डोआ का असली स्वभाव है।
बाहरी लोगों के सामने आप एक परिपक्व महिला होने का दिखावा कर सकती हैं और जितना चाहें उतना विनम्र रह सकती हैं। टू नियम के सामने एनटीयू डोआ ने हमेशा एक लड़के की तरह लापरवाही से व्यवहार किया है। निहीम ने यह सुना, थोड़ा मुस्कुराया और उसे सुधारते हुए कहा, आप इस कॉफी को कोपी लुवाक कह सकते हैं या आप इसे वीजल कॉफी कह सकते हैं। यह आपके मुंह से इतनी अप्रिय कैसे निकलती है? कोपी लुवाक इंडोनेशियाई में कोपी का अर्थ कॉफी है और लुवाक नेवला को बुलाने का इंडोनेशियाई तरीका है। वीजल कॉफी आज दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया चाहे कुछ भी कहे, उसे सभ्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इस प्रकार की कॉफी की प्रति किलोग्राम कीमत कई $100 तक होती है। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि यह नेवलों में पाचन तंत्र के स्राव प्रक्रिया का एक उत्पाद है। एक टीयू डोआ हंसा, अपने मुंह पर तमाचा मारा और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, यह बहुत जरूरी है, क्या वह उच्च पदस्थ मंदारिन तुम्हें लेने आ रहा है? सामान्य तौर पर जल्दी से पी लो, मैं बाद में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। निहीम ने कॉफी का कप एक तरफ धकेल दिया। उसके पेट में दर्द था, इसलिए उसे कॉफी नहीं पीनी चाहिए। एनटीयू डोआ इसे अकेले कैसे छोड़ सकती थी? उसने नम्रता का अभिनय करते हुए निहीम से हाथ मिलाया। मुझे ले मिनहवू को अपनी आंखों से देखने दो। मैंने उसे हमेशा अखबारों में देखा है, मैंने उसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अपना चेहरा छिपा लूंगा और बस दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि क्या वह मेरे सहपाठी टू नियम के योग्य है, जो मोती की तरह सुंदर है। नियम उसे बाद में बताना चाहता था। हो सकता है कि ले मिनहवू व्यक्तिगत रूप से उसे लेने आए, लेकिन वह जानती थी कि वह हिलेगी नहीं। अपने दोस्त से सुनकर उसे सिर हिलाना पड़ा। ठीक है, एक टीयू डोआ खुशी से उछल पड़ी। 20 मिनट बाद नियम समय पर कैफे के सामने खड़ी थी, यह सोचकर कि उसकी घड़ी तेजी से चल रही है। मैंने जांच करने के लिए अपना हाथ उठाया। समय आया और एक काली एमपीवी देखी। वह सड़क के किनारे दौड़ी और धीरे धीरे उसके पास रुकी। उसने घबराकर अपने बैग का हैंडल पकड़ लिया। आखिरकार नीम ने उस व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा। अचानक घुटन और उलझन महसूस हुई। निहीम को उम्मीद नहीं थी कि ले मिनहवू वास्तव में उसे लेने आएगा, लेकिन अभी जब वह इंतजार कर रही थी, तो उसने हमेशा सोचा। सूरज की रोशनी उसे ढक रही थी। मुझसे शादी करो अपने गहरे सूट के साथ, एक गहरे रंग की टाई और एक नाजुक टाई क्लिप के साथ। उसका फिगर आज लंबा और मजबूत दिखाई देता है, पिछली 2 बार के विपरीत जब वह नशे में था। नीम ने फिर से अपनी छाती की धड़कन सुनी, जो लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। कार में बैठ जाओ, उसकी आवाज धीमी थी। उसने सक्रियता से दरवाजा खोला और वहीं खड़ा रहा, अलग और उदासीन। निहीम ने एक गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल को दबाने की कोशिश की। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके करीब चली गई। हवा में एक गंध थी जो उसकी थी, एक आदमी के स्वभाव की सुगंधित एम्बर गंध। हालांकि फीकी, लेकिन यह बहुत सुखद गंध थी। वह जल्दी से उसके मजबूत शरीर के पास से गुजरी और कार में बैठ गई, अपनी सीट पर बैठ गई। कार का दरवाजा बंद हो गया। ले मिनहवू दूसरी तरफ से कार में चढ़ गई। कार के अंदर और बाहर एक जैसे हैं, परिष्कार और शालीनता खोए बिना शानदार हैं। कार की छत कांच की तरह चमक रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे रेड वाइन और स्पिरिट की स्वादिष्ट बोतलों के बगल में खड़े लंबे वाइन ग्लासों को रोशन कर रही थी। जब ले मिनहवू सामान्य रूप से कार में बैठते थे और उन्हें पीते थे। पैरों के नीचे एक लंबा, बेहद मुलायम, रोएंदार कालीन है, जिसकी सतह पर पैर रखने में निहीम को थोड़ा झिझक महसूस होती है। उसने चुपचाप अपने बगल में बैठे ले मिनहवू पर नजर डाली। उसका शरीर कठोर और तनावग्रस्त था।
यह पहली बार था जब वह उसकी कार में बैठी थी। कार में शराब की हल्की खुशबू के अलावा उसके शरीर पर एम्बर की खुशबू भी थी। किसी अन्य महिला की गंध को न सूंघते हुए निहीम ने अनजाने में गहरी सांस ली। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। कार में जगह छोटी नहीं है, लेकिन निहीम को गर्म माहौल महसूस हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वह ले मिन्हवू के बगल में बैठी थी। उसकी चुप्पी के विपरीत वह थोड़ा आलसी लग रहा था, कुर्सी पर पीछे बैठकर धीमी आवाज में ड्राइवर को आदेश दे रहा था, भागो, गाड़ियां गहरे समुद्र में तैरती मछलियों के झुंड की तरह हैं। जब कार चली तो निहीम ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और कैफे के दरवाजे पर नजर डाली। एनटीयू डोआ ने वास्तव में अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन हाथ उठाकर उसकी ओर ओके का संकेत दिया। यह बहुत अजीब लग रहा था। देखते देखते निहीम का फोन बज उठा। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसे देखा। यह एनटीयू डोआ द्वारा भेजा गया एक टेक्स्ट संदेश था। उसने विनोदपूर्वक लिखा, नियम के लिए 1 शब्द सुंदर, 2 शब्द परिपक्व, सलाह, इसे ध्यान से रखना सुनिश्चित करें, हीरा, यह उच्च स्तरीय मात्रा अत्यंत दुर्लभ है। आपके हाथ में कबूतर के अंडे की अंगूठी की तुलना में यह प्रकार बेहतर बिक रहा है। उसके बाद लगातार कई विस्मयादिबोधक बिंदु थे। यह देखने के लिए पर्याप्त था कि एनटीयू डोआ का दिल बहुत हिल गया था। नियम ने संदेश पढ़ा और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह एनटीयू डोआ वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण है। ले मिन्हवू दस्तावेजों को देखने ही वाला था कि उसने उसे अचानक मुस्कुराते हुए देखा और शांति से पूछा, क्या गलत है? हाँ, कुछ नहीं, बस एक अच्छा टेक्स्ट संदेश। नीम ने उसकी ओर देखा, शर्म से मुस्कुराया और जल्दी से फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। ले मिन्हवू ने और कुछ नहीं पूछा, बस उसकी ओर देखा और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जारी रखा। निहीम ने अपने होंठ हल्के से काटे। सच कहूं तो वह वास्तव में उससे प्यार करती थी, लेकिन जब वह उससे मिली तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। जैसे अभी वह वास्तव में पूछना चाहती थी कि वह कहाँ जा रहा है, और यह भी जानना चाहती थी कि वह पिछले 2 महीनों में किस काम में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह तक पहुंचे, उसने जिद पकड़ ली। निहीम की इच्छा थी कि वह अभी एक साधारण कार में बैठी होती। कम से कम कार के इंजन का शोर उस अजीब सी खामोशी को कुछ हद तक ढक सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से वह एक हाई एंड कार में बैठी थी। इंजन की आवाज कार के दरवाजे से ध्वनिरोधी थी, जिससे केवल शांति, अनंत शांति रह गई। वह खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाने ही वाली थी। ले मिन्हवू अचानक उसका मुंह खुला। उसकी आवाज शांत थी। क्या तुम मुझसे बहुत डरते हो? पुस्तक 1 अध्याय 7। क्या आप मुझसे बहुत डरते हैं? अचानक आवाज से मेरी पहले से ही तनावग्रस्त नसें और भी घबरा गईं। मैंने अपने बगल वाले आदमी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी पानी की तरह साफ आंखें खुल गईं। उसने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, जैसे कोई झुकी हुई शाखा से डरता हो। 1 उत्पत्ति किनकुम चीड्यू, धनुष पक्षी घुमावदार शाखा से डरता है। दाई लोई नामक एक कुशल तीरंदाज के बारे में कहानी से लिया गया है, जो युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान रहते थे। इस मुहावरे का उपयोग भय और घबराहट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जब लोगों को अतीत में हुई ऐसी ही डरावनी स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक पल के लिए, इससे पहले कि वह शांत हो पाता, नीम को नहीं पता था कि ले मिन्हवू ने अभी क्या कहा था। ले मिन्हवू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी उतनी ही गहरी थी, जैसे चांदनी के नीचे गहरी, शांत समुद्र की सतह। उसकी चौकस निगाह ने नियम के पूरे शरीर को भ्रमित कर दिया। उसे वह समय याद आया जब वह उस रात नशे में था। वह भी उसे ऐसे घूर रहा था,
जैसे अंधेरी रात में वह शांत था, फिर भी वह खतरे से भरा हुआ था, असहज। यह क्षण भी वैसा ही है, खतरे के अलावा तनाव की भावना भी है। उसका दिल लगातार धड़क रहा है, उसकी आंखें बहुत शांत हैं, इतनी शांत कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। निहीम ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी हथेलियां पसीने से गीली थी। अब तक वह जानती है कि अगर कोई आदमी कुछ नहीं करता है, बस उसके बगल में चुपचाप बैठता है, कुछ भी नहीं कहता है लेकिन सिर्फ देखता है, तो भी आप घबरा जाएंगे और हिल जाएंगे। ले मिन्हव ने उसके चेहरे की ओर देखा, फिर उस हाथ की ओर देखा जिसे उसने उसके बगल में कसकर पकड़ रखा था। शायद वह जानता था कि उसने अभी तक उसकी बात नहीं सुनी है, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज को बंद कर दिया। क्या तुम मुझसे बहुत डरते हो? उसने इसे फिर से दोहराया, उसकी आवाज एक बयान की तरह धीमी थी। ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा इतना धैर्यवान था, लेकिन किसी ने भी उसके धैर्य को इच्छानुसार चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस बार निहीम अत्यधिक केंद्रित था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से सुना कि उसने अभी क्या कहा था। उसने अनजाने में अपनी आंखें उठाईं और देखा कि वह अभी भी शांत, प्राकृतिक आंखों से उसे देख रहा था। वह असमंजस में थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली, चुपचाप एक गहरी सांस ली और कमजोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, डर नहीं। चली गई, वह हकलाने लगी। ले मिन्हव को थोड़ा संदेह हुआ। उसने चुपचाप एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर शांति से अपना मुंह खोला, आराम करो, इतना घबराओ मत। हाँ, निहीम ने हल्के से अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। उसे यह जानने के लिए दर्पण में देखने की जरूरत नहीं थी कि उसका चेहरा कैसा दिखता है। अगर एनटीयू डोआ ने उसे इस तरह देखा होता, तो वह उसे आधे साल से अधिक समय तक चिढ़ाती रहती। ले मिन्हव ने अपनी बैठने की स्थिति को थोड़ा समायोजित किया। उसकी लापरवाह हरकतों से एक परिपक्व, विशिष्ट मर्दाना गंध का पता चला जो उसकी थी। क्या आपको कोई ब्रांड पसंद है? हाँ। नीम को उम्मीद नहीं थी कि वह उससे बात करना जारी रखेगा। उसने अपने लाल होंठ भींचे, नहीं, जब कपड़ों की बात आती है तो वह कभी भी मांग में नहीं रही है, नहीं उसने कभी ब्रांडेड सामान पहना है। अपनी बहन के विपरीत, जो हमेशा फैशन में आगे रहती है। निहीम के पास सबसे महंगे कपड़े 300 डोंग से अधिक नहीं हैं। हालांकि उन्होंने इसे कभी भी अपना अपमान नहीं माना। उसकी मानसिकता हमेशा स्थिर रहती है, केवल वही पैसा खर्च करें जो वह कमाती है। टियोडोआ हमेशा उससे असंतुष्ट महसूस करती थी, अक्सर उसे एक प्रतिष्ठित सिंड्रेला के रूप में कल्पना करती थी, जो एक अमीर गाउन पहने हुए थी, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ जलाऊं लकड़ी के ढेर की मालिक थी। उसे खुद ही काटती थी और खुद ही आग जलाती थी, सौतेली माँ और बहन। ले मिन्हव ने संक्षेप में सोचा, अब उसकी ओर नहीं देखा, दस्तावेजों को देखना जारी रखा। निहीम ने धीरे से आह भरी, उसकी हृदय गति धीरे धीरे ठीक हो गई, उसकी आंखें अजीब तरह से कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। भीड़ भरी भीड़, गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक रंगों ने उसके मूड को कुछ हद तक राहत दी। किसी से प्यार करना कैसा होता है? जब हम मिलते हैं तो बेहद उलझन महसूस करते हैं, लेकिन जब नहीं मिलते तो पागलों की तरह एक दूसरे को याद करते हैं। भले ही हम थोड़े समय के लिए एक दूसरे के पास से गुजरें, बात का स्वाद लंबे समय तक बना रहेगा, शायद मीठा, शायद दुखद। सामान्य रूप से सामान्य मानव मनोदशा अजीब हो जाएगी, मूल रूप से आशावादी और प्रेमपूर्ण जीवन भी सफल हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा है? पुस्तक 1 अध्याय 8, आपके साथ डेट करें। नियम ने अनगिनत बार अपने और ले मिन्हवू के डेट पर जाने के दृश्य की कल्पना की है,
लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों पहली बार एक हाई एंड शाम की पोशाक में डेट करेंगे। स्टोर ने अनुमति दे दी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि आज की तारीख को गिना जाएगा या नहीं। यदि ले मिन्हवू उसे यहाँ नहीं लाती तो निश्चित रूप से इस स्टोर के कर्मचारी उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि आज उसने बहुत सामान्य कपड़े पहने हुए हैं। आम तौर पर अगर वह इस स्टोर पर आती तो कोई यह नहीं सोचता कि वह खरीदारी करने आई है। लेकिन ले मिन्हवू के साथ यह विपरीत है। उसकी स्थिति उसकी महिमा निर्धारित करती है। उसके शरीर पर उच्च श्रेणी के कपड़े उच्च वर्ग में उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए स्टोर के कर्मचारी बहुत स्वाभाविक रूप से मुस्कुराए, स्वाभाविक रूप से ईमानदारी की हद तक। लेकिन नियम को पता था, कभी कभी भौतिक धन से वास्तविक मुस्कान खरीदी जा सकती है। कांग्रेसी ले, कृपया इस साल के नवीनतम प्रोम ड्रेस मॉडल देखें। प्रत्येक मॉडल मात्रा में सीमित है, कोई दूसरा नहीं है। एक कर्मचारी धीरे से मुस्कुराया और ले मिन्हवू का परिचय दिया। उसकी आवाज रॉबिन की तरह नरम और मधुर थी। इसके विपरीत निहीम असहाय होकर किनारे पर खड़ी थी। यह स्पष्ट था कि उसने शाम का गाउन पहना था, लेकिन इन लोगों की आंखें केवल भुगतान करने वाले व्यक्ति को ही घूर सकती थी। किसने कहा कि केवल कुत्ते की आंखें ही छोटे लोगों को देख सकती हैं? एक उत्पत्ति। कुत्ते की आंखें केवल छोटे कद के लोगों को देखती हैं। उन लोगों को संदर्भित करता है जो केवल उनके चेहरे को देखना और तस्वीरें खींचना जानते हैं। स्टोर के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इसे पेश किया, लेकिन ले मिन्हवू का ध्यान इस ओर नहीं गया। वह सोफे पर इत्मीनान से बैठा था। उसका लंबा, पतला बायां पैर उसकी दाहिनी जांघ के ऊपर था। वह हमेशा बहुत कोमल और शांत दिखता था। उन्होंने निहीम की ओर देखा और शांति से पूछा, आपको कौन सा मॉडल पसंद है? शाम के कपड़े इतने चमकीले थे कि वे आंखों को चौंधिया देते थे, जैसे फूलों की झाड़ी में उड़ रही तितलियां। वह स्तब्ध थी। वह कभी भी इस तरह के उच्च स्तरीय स्टोर में नहीं गई थी, और उसने कभी भी तथाकथित शाम के कपड़े नहीं पहने थे। यह नहीं पता कि कौन सा मॉडल चुनना है। मुझे नहीं पता कि कैसे चुनना है। वह मूल रूप से यह जोड़ना चाहती थी कि ये सभी मॉडल बहुत सुंदर थे, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए उसे अभी भी इसे भूल जाना चाहिए। उसे डर था कि ऐसा कहने से ले मिन्हवू उसे एक ऐसी महिला समझ लेगा जो घमंड चाहती है। जैसे कथानक जब पुरुष नायक ने नायिका को यह कहते हुए सुना कि उसे सब कुछ पसंद आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ समेट दिया, जो केवल उपन्यासों में दिखाई देता है। निहीम को यह भी विश्वास नहीं है कि ले मिन्हवू ऐसा कुछ भी करेंगे जिससे उनके चुनाव परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरे बगल में खड़ा स्टाफ तेज मुस्कुरा रहा था, जल्दी से परिचय दे रहा था। वास्तव में ये सभी मॉडल जो आप पहनते हैं वे बहुत सुंदर हैं। आप सुंदर और सुंदर हैं। आपकी त्वचा सफेद है। आप कुछ भी पहन सकते हैं। लंबी पोशाक मॉडल को देखो। आइए इस लैवेंडर घुटने पर चलते हैं। लेस स्कर्ट विषम, सौम्य लेकिन आकर्षक है। जहां तक साटन फैब्रिक से बने इस सिल्वर मॉडल की बात है, स्कर्ट का मुख्य आकर्षण ब्लैक लेस बॉर्डर है, जो रफल्स के साथ स्तरित है। स्त्रीलिंग, सुरुचिपूर्ण लुक। ड्रेस मॉडल इन हाथ। यह ड्रेस प्राचीन ग्रीक शैली में है। यह डिजाइन हाल ही में दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गया है। आम तौर पर यह डिजाइन कप बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े पर आधारित होता है, लेकिन इस साल का नया डिजाइन थोड़ा अलग है और अधिक सुंदर दिखता है। और प्राकृतिक, खुले कंधे और पीठ का डिजाइन आपकी लंबी और पतली आकृति को बढ़ा सकता है, आपकी सुंदर गर्दन और कंधों को उजागर कर सकता है। पेशेवर परिचय शैली ने नियम को आकर्षित किया। बेशक, सुनने के बाद उसे हर मॉडल पसंद आया और उसे चुनना मुश्किल था। इस समय
वह आखिरकार समझ गई कि लड़कियां प्रसिद्ध हाई एंड स्टोर्स में क्यों जाना पसंद करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यहाँ ग्राहकों का स्वागत कैसे करना है। बेशक आपका बटुआ काफी मोटा होना चाहिए या एक अमीर व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो स्वेच्छा से पैसा खर्च करने को तैयार हो आपके लिए। प्रत्येक मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइन मास्टर्स का जुनून है, जैसे कि भगवान ने उसे सबसे खूबसूरत उपहार दिया हो। नीम ने अपना सारा इरादा खो दिया और ले मिनहवू की ओर देखने लगा। ले मिनहवू सोफे पर बैठा हुआ पत्रिकाएं पलट रहा था, हमेशा उसे इतने धैर्य से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पुरुषों और महिलाओं के कपड़े चुनने के मामले के बारे में सोचा ही नहीं। यह चेहरा खोने की बात है। यह देखते हुए कि नीम के लिए चयन करना कठिन था, उसने तुरंत अपने हाथ में रखी पत्रिका को एक तरफ रख दिया, थोड़ा आगे की ओर झुक गया, अपनी बाहें अपनी जांघों पर रख ली। लंबी पतली उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। उसकी तेज निगाहें शाम के परिष्कृत शानदार परिधानों पर थीं। आखिरकार उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए आवाज बेहद सकारात्मक थी, यह लो। नीम ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया तो यह वही चीज थी जो उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखी थी। चमकीले रंग की पोशाकों के बीच यह शुद्ध काली पोशाक शानदार और परिपक्व है। यह काला, पहली बार नीम को उस पर संदेह हुआ, शायद उसकी उम्र के कारण वह अक्सर काले कपड़े पहनती थी। लेकिन ले मिनहवू बहुत दृढ़ थे और उन्होंने फिर से गहरी आवाज में कहा, यह सही है। नीम ने समझौता किया, तो यह पार्टी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा उसे अपने परिवार को साथ लाने की आवश्यकता क्यों होती? पार्टी में प्रत्येक अतिथि कीमती है और बहुत अधिक रंगीन कपड़े पहनना उचित नहीं है। थोड़ा सिर हिलाते हुए बाकी ड्रेसेस स्टोर स्टाफ को देकर वह तुरंत ऊपर चली गई। 10 मिनट बाद नीम फिटिंग रूम से बाहर आई, लेकिन अभी भी सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी, उसका छोटा हाथ लगातार उसकी छाती को ढक रहा था, झिझक के साथ उसे जाने नहीं दे रहा था। नीचे खड़े सभी स्टोर कर्मचारी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। जिस स्टाफ सदस्य ने नीम को पोशाक पहनने में मदद की, वह उसके बगल में खड़ा हो गया और फुसफुसाया, मैडम, यह शाम की पोशाक आप पर वास्तव में सुंदर है। जल्दी करें और सीनेटर ले को इसे देखने दें। नीम को अजीब लगने पर उसने नीचे देखा और पूछा, मिनहवू, यह पोशाक मेल नहीं खा रही है। ले मिनहवू चुपचाप एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उसने उसकी पुकार सुनी, उसने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया, कुछ सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी काली आंखें एक अनाम प्रकाश स्रोत से चमक उठीं। उसने पत्रिका एक तरफ रख दी। उसका मजबूत शरीर सोफे पर झुकते हुए वह बहुत देर तक नीम को देखता रहा। जब नीम ने उसकी ओर देखा तो वह भ्रमित हो गया। उसे डर था कि इस समय उसकी उपस्थिति से उसका चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आपको कुछ और बदलना चाहिए। उसने कभी इतनी बड़ी नेकलाइन और बैक वाली ड्रेस नहीं पहनी थी। उसके पलटने का इंतजार किए बिना ले मिनहवू ने कहा, नीचे जाओ। आवाज धीमी थी और सुनने में आसान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह आदेश दे रहा हो। नीम को उसकी बात माननी पड़ी। अपनी स्कर्ट पर कदम रखने के डर से उसने धीरे से उसे ऊपर उठाया, अपने दूसरे हाथ से उसे अपनी छाती के सामने ढाल लिया, फिर कदम दर कदम सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसकी आंखें टिकी हुई थी, उसे देख रही थी। सफेद सीढ़ी की रेलिंग के बगल में नीम अपनी लंबी काली शाम की पोशाक के साथ सतर्क है। उसके लंबे घुंघराले बाल धीरे से उसके कंधों पर लहरा रहे हैं। लो कट कॉलर के साथ सीढ़ियों से नीचे चलने की गति के साथ बहते हुए वह परियों की कहानियों की दुनिया से बाहर आने वाली एक रात की भूत की तरह थी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी कांप रही थी, जैसे कि उसके खूबसूरत सपनों को बाहरी दुनिया ने परेशान कर दिया हो।
यह सुंदरता इतनी खूबसूरत थी कि लोगों के दिलों को हिला देती थी। निहीम चिंतित होकर नीचे गई। उसने देखा कि ले मिन्हवू अभी भी ध्यान से देख रही है। उसने जल्दी से अपनी लंबी पलकें बंद कर लीं। अपनी आंखों में आत्मचेतना छिपा ली। तीव्र पिटाई के कारण उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। सोफे पर बैठा आदमी खड़ा हो गया और निहीम की ओर चला गया। वह आश्चर्यचकित हो गई और अनजाने में पीछे हट गई। बगल में खड़ा स्टोर क्लर्क इस दृश्य को देख रहा था। एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखें संदेह से भर गईं। उसके पीछे हटने को देखकर ले मिन्हवू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और नाखुश होकर भौहें चढ़ा ली। वह आगे बढ़ा और उसे शीशे के सामने खींच लिया। अपने हाथ नीचे करो। वह उसके पीछे खड़ा था। उसकी आवाज गहरी और आदेशात्मक थी। किसी ने जाने देने की हिम्मत नहीं की। उसके चेहरे पर अजीब तरह से विनती हुई। मिन्हवू, यह पोशाक वास्तव में है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, ले मिन्हवू ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। दूसरे हाथ से उसे धीरे से सहलाया। उसके शरीर के उभार उसकी पोशाक के आकार को समायोजित करते हुए, मानो कोई अदृश्य स्पर्श हुआ हो। नियम के गाल लाल हो गए। वह अपनी त्वचा पर कपड़े की प्रत्येक परत को इस्त्री करते हुए उसकी हथेली की गर्माहट महसूस कर सकती थी। अरे बाप रे! वह उसके बहुत करीब था। इतना करीब कि थोड़ी सी हरकत से ही वह उसकी ठोस छाती के ठीक सामने झुक सकती थी। उसने अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। लेकिन ले मिन्हवू अपनी ड्रेस को ठीक करने पर काफी ध्यान देती नजर आ रही हैं। निहीम को लगा कि उसकी सांसें उसके कान में फिर सीधे उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में जा रही हैं। आप इस काली पोशाक में बहुत अच्छी लग रही है, ले मिन्हवू ने बात की। उसकी आवाज शांत और प्रशंसा से भरी थी। निहीम ने दर्पण में देखने के लिए अपना सिर उठाया, उलझन में देखा, फिर करीब से देखा और महसूस किया कि दर्पण में लाल गाल वाली लड़की वह खुद थी। स्टोर कर्मचारी तुरंत आई। उसका चेहरा इच्छा से भरा था और कहा, मैडम, कांग्रेसी ले बहुत अच्छी दिख रही हैं। यह पोशाक बहुत उपयुक्त है। निहीम दर्पण में इतनी कोमल और सुंदर लग रही थी कि वह खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। काला आमतौर पर स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, लेकिन इस पोशाक को पहनना पौराणिक सुंदरता से भरा है। पोशाक की गहरी वी नेकलाइन सभी की आंखों को लुभाती है, जो कि नियम की सुंदर गोल छाती को उजागर करती है। ढीली बहुस्तरीय स्कर्ट उसकी परी जैसी आभा जोड़ती है। इस लंबी बहने वाली पोशाक के लिए पहनने वाले को पोशाक की सुंदरता को उजागर करने के लिए उचित ऊंचाई की आवश्यकता होती है। स्कर्ट के आगे और पीछे के डिजाइन एक दूसरे के विपरीत हैं। ड्रेस के पिछले हिस्से को पूरी तरह से बैकलेस काटा गया है। निहीम के पास तितली जैसी दीप्तिमान सुंदरता है। उसकी पीठ चिकनी और दोष रहित है। ऐसे में वह इस ड्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। खुद को दर्पण में देखकर नियम वास्तव में आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी सुंदर हो सकती है। क्या आपको यह पसंद है? उसकी धीमी आवाज उसके पीछे फिर से ताज़ी और शुद्ध लाल शराब की तरह सुनाई दी, और जब वह करीब खड़ा हुआ तो एम्बर खुशबू ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। निहीम शर्मा गया, हल्का सा सिर हिलाया और दर्पण में एक परी कथा जैसा सुंदर दृश्य दिखाई दिया। एक लंबा आदमी और एक सुंदर छोटी लड़की, सुंदर सूट, चमड़े के जूते और आकर्षक शाम का गाउन, परिपक्व और शर्मीली। यह क्या वह और ले मिन्हवू है? लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, इस शाम के गाउन को पहनकर मैं समझती हूँ कि यह कहावत, खूबसूरत लोग रेशम के कारण होते हैं, अच्छे चावल मल के कारण होते हैं, पूरी तरह से सच है। वह खुद भी इसे देखना पसंद करती है। निहीम ने अप्रत्याशित रूप से ले मिन्हवू को दर्पण में देखा। इस आदमी की आंखें बहुत अनोखी थी। वह अन्य पुरुषों की तरह नहीं था।
उसे एक के बाद एक चीज आजमाने के लिए कह रहा था, लेकिन अब इस शाम की पोशाक को चुनने के लिए बेहद दृढ़ था। शायद इसका संबंध उनकी दैनिक कार्यशैली से भी है। उसकी सहमति देखकर ले मिनहवू ने जाने दिया और लापरवाही से स्टोर स्टाफ से कहा, ठीक है। एम्बर की कोमल गंध धीरे धीरे निहीम की पोशाक से दूर चली गई, वह खो गई थी। स्टाफ आया, मुस्कुराया और बोला, मैडम, मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ऊपर ले चलता हूँ। नीम ने सिर हिलाया। इंतजार, पीछे, ले मिनहवू अचानक बोला। निहीम ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। स्टोर कर्मचारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे डर था कि कहीं वह अपना मन बदल न ले या कोई और राय न बना ले। पुस्तक 1 अध्याय 9, पति की उपस्थिति। ले मिनहवू उसके पास आया और उसके सामने रुक गया। उसके लंबे शरीर ने उसके पीछे की अधिकांश रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। ले मिनहवू ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें उसे गहराई से और विचारपूर्वक देख रही थी। क्योंकि दूरी इतनी करीब थी, निहीम को लगभग अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा। इस स्थिति ने उसे इससे बचने में असमर्थ बना दिया। जैसे ही वह अपना सिर झुकाना चाहती थी, उसने उसे कहते हुए सुना, हिलना मत। वह उसे देखते हुए अपनी मुद्रा बनाए रखी। सच कहूं तो वह उससे अपनी आंखें हटाने को तैयार नहीं थी, भले ही उसका दिल अप्रिय रूप से धड़कने लगा था। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे उसके गालों की ओर बढ़ रही थी। खूबसूरत आंखें अचानक खुल गईं। तुम क्या करना चाहते हो? उसके चेहरे को सहलाना चाहते हैं? गर्म उंगलियां उसके बालों को फंसाती हैं। उसके गालों को ढकने वाले बालों को कनपटी तक ले जाती है। यह आदमी वह जहर है जो महिलाओं को आकर्षित करता है। उसकी उंगलियां एम्बर की हल्की हल्की गंध लाती हैं, जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। वह उसकी अंधेरी आंखों में देखने में तल्लीन थी। धीरे धीरे गहरी अंधेरी झील में दिशा खो रही थी। जितना अधिक वह संघर्ष करती, उतना ही अधिक वह डूबती जाती। ले मिनहवू का हाथ उसके चिकने गाल से होते हुए उसके कान की ओर सरक गया। गुदगुदी के एहसास से निहीम अचानक कांपने लगी। सुंदर और मुलायम कान की बाली उसे संतुष्ट करती दिख रही थी। उसके दृढ़ मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। फिर उसका हाथ उसके नंगे कंधे पर फिसल गया। न जाने क्या यह अत्यावश्यक था या आसपास की जगह बहुत बड़ी थी। उसके नाजुक कंधे तनावग्रस्त थे। उसके कंधे को पकड़ने वाले हाथ की हथेली जेड की तरह चिकनी महसूस कर रही थी। सांस लेना अधिक कठिन हो गया। हृदय गति तेज और तेज हो गई। उसके हाथ का तापमान लगातार बढ़ता गया। निहीम को वास्तव में डर था कि उसका दिल फट जाएगा। लेकिन इस समय ले मिनहवू ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। काले मोती के फूलों की एक जोड़ी, उन्हें यहाँ लाओ। कर्मचारी तुरंत समझ गए। जल्दी से उनके अनुरोध का पालन किया, मुस्कुराए और कहा, कांग्रेसी ले, आपकी दृष्टि वास्तव में अच्छी है। इस काले मोती की बाली को इंडोनेशियाई ब्लैक पर्ल कहा जाता है, जो केवल थाईलैंड में उपलब्ध है। इसके अलावा पहनकर देखो। ले मिनहवू ने परिचय को बाधित किया। उन्होंने निहीम की ओर देखा और कहा, उन्हें इन लंबे उत्पाद परिचयों में पूरी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्टाफ जाग गया और एक तरफ खड़ा हो गया। निहीम ने उसे लिया और देखा। काले मोतियों के चमकीले और प्राकृतिक रंग ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे रहस्यमय समुद्र की ओर जा रहे थे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह एक कीमती चीज है। हाथ वह असहज महसूस कर रही थी और ले मिनहवू से बोली, इंडोनेशियाई काले मोती बहुत महंगे हैं। मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें पहनो। उन्होंने फिर जोर दिया। उनका लहजा ऊंचा नहीं था, लेकिन यह उनके अधिकार और शक्ति को दर्शाता था जिसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। नीम ने धीरे से आह भरी, उसकी बात मानी और उसे पहन लिया।
यह पता चला कि वह अभी अभी उसके लिए आभूषणों का मूल्यांकन करने और चयन करने में बहुत रुचि ले रहा था। ले मिन्हवू संतुष्ट थे। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, कान की बालियां और शाम की पोशाक पैक कर लो। बोलने के बाद स्टाफ को पीला कार्ड दें। स्टोर स्टाफ खुशी खुशी भुगतान करने चला गया। नीहिम ने इस दृश्य को देखा और अपने दिल में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। नियम को याद है कि एनटीयू दोआ ने एक बार कहा था, पुरुषों के पास केवल दो सबसे सुंदर अवस्थाएं होती हैं। एक है जब सोच पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा है महिलाओं के लिए भुगतान करते समय। ले मिन्हवू को भुगतान चालान पर हस्ताक्षर करते हुए देखकर नियम अचानक मुस्कुराया और फिर शर्मिंदा महसूस किया। अभी वह सचमुच बहुत सुंदर दिखता है, कुछ शक्ल एक पति की तरह। पुस्तक 1 अध्याय 10। होआवी 10,000 मीटर की ऊंचाई से विमान धीरे धीरे उतरा। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का गेट नंबर 1 जल्द ही विदेश से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत करने आए लोगों से भर गया। होआवी एक सामान गाड़ी को धकेलते हुए आखिरी गेट से बाहर निकली। उसके बाल छोटे, नाजुक और आकर्षक थे। हालांकि धूप का चश्मा उसके चेहरे को अधिक ढकता है, फिर भी यह उसकी सुंदर विशेषताओं को कम नहीं करता है। होआवी बेहद शानदार कपड़े पहनती है। ऊंची एड़ी के जूते संगमरमर के फर्श पर स्पष्ट रूप से क्लिक करते हैं। उसका शरीर लंबा और पतला है, लेकिन उसकी लंबी आस्तीन वाली शर्ट तंग है, जो उसके शरीर के हर सुंदर मोड़ को छूती है। युवा महिला। यहाँ गृहस्वामी हमेशा गेट पर खड़ा होकर होआवी को खुशी से पुकारते और उसकी ओर हाथ हिलाते देखने का इंतजार करता था। होआवी रुकी। गृहस्वामी को देखने के बाद धूप के चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखों ने चारों ओर देखा। यह देखकर कि गृहस्वामिनी अकेली है, उसके मुंह के कोने झुक गए। बटलर तेजी से आगे बढ़ा, सामान की गाड़ी उसके हाथ में खींची और आत्मीयता से पूछा, 7 घंटे तक बैठने के बाद आप थक गए होंगे? मैंने ड्राइवर से गाड़ी ले जाने और बाहर इंतजार करने के लिए कहा। चलो जल्दी घर चलते हैं, बॉस तुम्हें देखकर जरूर बहुत खुश होंगे। होआवी नाखुश दिख रही थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बॉस अभी मीटिंग में हैं। आप भी बॉस के व्यक्तित्व को जानते हैं, काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वे निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? होआवी को बाहर निकालते हुए बटलर ने शांति से कहा। कार होआवी की ओर चली गई। कार में बैठते हुए उसने पूछा, तो मेरी माँ कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आज घर आ रही हूँ? यह बटलर भ्रमित था। थोड़ी देर बाद हेमलेट ने हकलाते हुए कहा, बॉस ने कुछ नहीं कहा और हमारे कर्मचारियों ने भी हमें सूचित करने की हिम्मत नहीं की। होआवी मंद मंद मुस्कुराया। यदि आप ऐसा कहते हैं तो नीम को क्या पता? तीसरी चाची को कैसे पता चलेगा? तीसरी चाची हमेशा आपकी बहुत परवाह करती है। अगर तीसरी चाची को पता होता कि आप आज घर लौट रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से हवाई अड्डे पर इंतजार करने वाली पहली महिला होती, बटलर ने जल्दी से कहा। कार शहर के केंद्र की ओर चली, लेकिन जिस दिशा से कार आ रही थी, कार का माहौल उससे मेल नहीं खा रहा था। होआवी ने उसे देखने के लिए कार में पत्रिका उठाई। जब तक गृहस्वामी वापस नहीं आया, तब तक पत्रिका के कवर पर मौजूद व्यक्ति की नज़र होआवी पर पड़ी। उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसकी आंखें पत्रिका के कवर फोटो को देख रही थी। जैसे कि होआवी की उंगली ने कवर पर छवि को धीरे से सहलाया, उस आदमी की शांत आंखें अभी भी उसके दिमाग से नहीं हटीं। ले मिन्हवू, वह इस आदमी से बेहद प्यार करती है। गृहस्वामी ने यह देखा और अनिच्छा से आह भरी। दूसरी चाची, आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? मिस्टर ले पहले से ही शादीशुदा हैं, आपको उन्हें भूल जाना चाहिए। होआवी ने पत्रिका को कसकर पकड़ लिया।
उसकी आंखें उदास थीं। बेशक मुझे पता है कि वह शादीशुदा है। इसके अलावा जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि सबके मुंह में तीसरी चाची, मेरी जैविक बहन है। दूसरी मौसी, आखिर आप दोनों एक ही परिवार हैं। एक परिवार? एक परिवार क्या होता है? अगर मेरी माँ ने मुझे पहले ही एक परिवार मान लिया होता तो वह मुझे अकेले नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि उसका अंतिम नाम भी बदलकर आपका कर दिया गया। उस लड़की को हुआ निहीम क्या कहा जाना चाहिए? उसे आपके जैसा अंतिम नाम रखने का क्या अधिकार है? हुआवी जितना अधिक बोलती थी वह उतनी ही तेज आवाज में बोलती थी, जिससे उसके अंदर का गुस्सा और आक्रोश स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता था। गृहस्वामी शर्मिंदा हो गया। दूसरी चाची, तीसरी चाची से इस तरह बात मत करो। क्या यह बदसूरत नहीं है? बाहर से यह प्यारा और दिल को छू लेने वाला है, लेकिन वास्तव में दिल धोखेबाज है। हुआवी ने पत्रिका के कवर पर मौजूद व्यक्ति को उदास होकर देखा। उसकी आवाज रुंध गई। जिस व्यक्ति को वह ले गया वह कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका जीजा। उसने सोचा कि वह भूल जाएगी, यह सोचकर कि विदेशी भूमि पर जाने से उसे अपने दिल के दर्द से उबरने में मदद मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था। ये 3 शब्द, ले मिनहवो, लंबे समय से उसके दिल में गहराई से जड़े जमा चुके एक घातक ट्यूमर बन गए हैं। यह आदमी उसके पूरे जीवन के लिए हमेशा एक दर्द रहेगा।